गरीब को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। ये कोई तंज नहीं, ये जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है। पढ़िए और सुनिए उर्दू अफसाना बउनवान हसरत। अल्फाज व आवाज तालिब कश्मीरी। The poor have no right to love. It is not a sarcasm, it is a stark reality of life. Read and listen to the Urdu short story titled Hasrat. Word and voice तालिब कश्मीरी। पेश खदमत है अफसाना जिसका उन्वान है हसरत। इस अफसाने के तमाम किरदार और वाकयात फर्जी हैं और इनकी हकीकी जिंदगी के साथ किसी किस्म की मुशाबहत महज इत्तेफाकिया हो सकती है। मुलाहिजा कीजिए। उसके वालिदैन ने उसका नाम यास्मीन यूं ही नहीं रखा होगा। शायद किसी गैबी ताकत या इल्हाम खुदाई के तहत उन्हें उसके पैदा होते ही आने वाले सालों में उसकी सूरत व सीरत से मुतल्लिक इल्म हो चुका होगा कि वो फूलों की मलिका यास्मीन के हूबहू निकलेगी, जो न सिर्फ शक्ल से ही बहुत खूबरो होगी बल्कि अपने अवसाफ से चारों अतराफ भी बेइंतहा मुअत्तर करेगी। और इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि यास्मीन सचमुच यास्मीन की डाली जैसी ही थी। 18 बरस की उम्र में उसका सड़ोल छडेरा बदन, जिसमें सांवलेपन के बावजूद वो तमाम गुण मौजूद थे जो इस उम्र में किसी भी लड़की को पुरकशिश बनाने के लिए दरकार होते हैं, और इस पर वो शोखी अदा व बांकपन जिसकी वजह से उनकी गरीबी की लकीर से नीचे रहने वाली बस्ती के अक्सर नौजवान, जो हमेशा एक हाथ में कंगी और दूसरे में पॉकेट मिरर लिए उसके गिर्द शहद की मक्खियों की मानंद भिनभिनाते फिरते थे, लेकिन वो इनमें से किसी एक को भी घास तक नहीं डालती। इन सब बेहुदा किस्म के नौजवानों से मुख्तलिफ एक यासिर ही ऐसा था जो यास्मीन को सच्चे दिल से चाहता था, लेकिन अपनी इस चाहत का इजहार कभी भी नहीं किया था और न करने की कोशिश ही की थी। दिन भर की मजदूरी के बाद वो चाय की दुकान पर चाय पीकर बस्ती से बाहर छोटी सी नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट के बीच तन्हाई में अपनी मुरली की तान छेड़ता, और जहां जहां तक हवाओं के दोष पर वो मीठी धुन जाती, वहां वहां तक आते जाते लोग जैसे बेसुध होकर रह जाते और परिंदे भी अपनी बोलियां भूल जाते। मुरली के सीने में छेदों से निकली एक एक धुन में वो दर्द व कर्ब छुपा था जो यासिर के दिल के जख्मों की निशानदही करता था। एक रोज चूल्हे के लिए लकड़ियों की तलाश में जब यास्मीन नदी की जानिब निकल पड़ी तो उसकी मुलाकात इत्तेफाकन यासिर से हुई। जब दिन भर की थकान से चूर और मुरली बजाते बजाते उसकी आंख लग गई थी, लकड़ियों और पत्तों की सरसराहट और यास्मीन के कदमों की चाप से उसकी आंख खुली, और अपने ख्वाबों की शहजादी को यूं अचानक सामने पाकर वो हैरान हो गया और खालिस उसकी जानिब खामोश निगाहों से तकता गया, जब तक कि यास्मीन ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा, क्यों यासिर, किसी लड़की को नहीं देखा है अभी तक जो मुझे घूर घूर के देख रहे हो? जिस पर यासिर ने शर्माते हुए बड़ी देर के बाद जवाब दिया, देखा है, बहुत सी लड़कियों को देखा है, मगर स्वर्ग से उतरी अप्सरा को पहली बार देख रहा हूं। इस तरह उनके दरमियान उस पाक जज्बे की इब्तिदा हुई जिससे आम अल्फाज में इश्क कहते हैं। इसके बाद वो तकरीबन रोजाना एक दूसरे से मुलाकात करते। यास्मीन यासिर से मुरली पर कोई नई सुरीली सी धुन सुनाने की फरमाइश करती, जिस पर वो मन ही मन फूले न समाता था, और तब तक वो तकरीबन बिला नागा यास्मीन को हर रोज कोई न कोई नई धुन सुनाता रहा, जब तक कि एक दिन उनका ब्याह हो ही गया। मौलवी साहब ने जिस वक्त उनका निकाह पढ़ा, उस वक्त यास्मीन चांदी की एक नथ, एक अंगूठी, चंद छल्ले और पाजेब में
जन्नत की हूर सी लग रही थी, जैसे उसे गहनों जेवर वगैरह की कतई जरूरत ही न हो। उस रात यासिर के हम उम्र साथियों ने जबरदस्त मौज मस्ती की, शराब भी खूब पी ली, और उनमें से चंद एक जो मोहब्बत में उसकी कामयाबी से जलते भी थे ने नशे में बाकी दोस्तों के सामने उसके बारे में बुरा भला भी कहा। लेकिन यासिर, जिसने भूले से भी शराब को कभी छुआ तक न था, को उस रात अपनी जुग्गी, जिससे उसकी शादीशुदा बहन रजिया ने अपनी सहेलियों की मदद से कुछ असली कुछ बनावटी फूलों व गुब्बारों से सजाकर और इत्र की 2-3 शीशियां छिड़क कर खूब महकाया भी था, किसी शहंशाह के महल से कम नहीं लग रही थी। यकीनन वस्ल की उस शब में उससे यास्मीन के अंदर एक बरजस्ता यास्मीन की डाली के सिवा और कुछ भी दिखाई न दिया, जो उससे वो सारी खुशी फराहम कराने के लिए काफी था जो बरसों की रियाजत के बाद किसी आरिफ को इरफान हासिल करने की सूरत में मिल सकती है। शादी के बाद तीसरी सुबह यासिर और यास्मीन ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में लौट आए, एक नए जोश, एक नए अज़्म और एक नए वलवले के साथ। यासिर जी तोड़ मेहनत करके जब घर लौटता तो यास्मीन के हाथों प्यार की शीरीनी घोलकर गर्मा गर्म चाय की प्याली हल्क में उंडेल देता था, जिससे उसकी सारी थकावट मिनटों में दूर होती। घर की आमदनी में माकूल इजाफा लाने की गर्ज से यास्मीन ने यासिर की इजाजत से न सिर्फ 2-3 घरों में झाड़ू पोंछा करने और बर्तन मांजने का काम शुरू किया, बल्कि उन दोनों ने अपनी आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा डाक घर की बचत स्कीम के तहत जमा करना भी शुरू किया। शादी के 4 महीने बाद जिस दिन यास्मीन ने यासिर को वो खुशखबरी सुनाई जिसके लिए हर शादीशुदा मर्द के कान तरसते हैं, तो उसकी बाछें खिल गई थी। उसका मन चाहा कि वो यास्मीन को गोद में उठाकर जी भर के प्यार कर ले, जैसा कि फिल्मों में आमतौर पर दिखाते हैं, लेकिन जुग्गी की छत पस्त होने की वजह से उसकी यह हसरत दिल ही दिल में रह गई। फिर भी उसने अपने मन में यह तहिया कर लिया कि वो अपनी जुग्गी, जो उसकी अपनी 10 फुट लंबी व 10 फुट चौड़ी मुल्कियती कतई अराजी पर बनी थी, को किसी न किसी दिन कमरे में तब्दील करके अपनी यह हसरत पूरी करेगा। अपनी हैसियत के मुताबिक उसने पहले ही झुग्गी में सीमेंट का पुख्ता फर्श डाला था और ईंटों के 8 सुतून भी खड़े करवाए थे, लेकिन उनकी ऊंचाई उसकी आरज़ुओं के बावजूद 5 फुट से तजावुज नहीं कर सकी थी। यासिर और यास्मीन की घर गृहस्थी ठीक ठाक तरीके से चलती रही और वो न सिर्फ एक नन्हे से मेहमान के आने के लिए दिन गिनते रहे, बल्कि उसका खैर मकदम एक नए कमरे, एक नए माहौल में करने के प्लान पर भी सोचने लगे थे, क्योंकि अब उनके खाते में 5,000 की पूंजी जो जमा हो चुकी थी। इसी दौरान एक दिन जब यास्मीन सरकारी हैंडपंप से पानी लेने गई थी, तो उसकी ही बस्ती की चंद औरतों ने उस पर फिक्रे कसे कि 2-2 कमाई होते हुए भी उसके पास सोने का एक जेवर भी न था, जबकि बस्ती की चंद नव ब्याहता दुल्हनें, जिनके घरों की आमदनी बज़ाहिर उनसे ज्यादा न थी, सीना ठोंक के अपने 1 या 2 तलाई जेवरात की नुमाइश करती फिरती थीं, और उन्होंने इससे उन दोनों मियां बीबी की कंजूसी से ताबीर किया। इन जली कटी बातों से यास्मीन के दिल पर एक गहरी सी चोट लगी और वो इस जिल्लत को अपने बर्दाश्त की हुदूद से बाहर महसूस करने लगी। यास्मीन को जिस सांप ने डस लिया था, उसका इलाज सोने का जेवर खरीद के ही किया जा सकता था। उसने कुछ दिन खाना पीना तक छोड़ दिया, और जब यासिर ने उससे उसकी नाराजगी की वजह दरियाफ्त की, तो वो आंखों में आंसू भरकर बोली, यासिर, अगर तुम सचमुच मुझसे और मेरे होने वाले बच्चे से प्यार करते हो, तो मेरे लिए
میرے دل کی ایک حسرت پوری کر دو، مجھے سونے کی ایک چین خرید کے لا دو نا۔ اس دن کے بعد یاسر ہینڈ پمپ سے پانی لینے خود جایا کرتا تھا، لیکن یاسمین کی فرمائش مانو اس کے اوپر بجلی جیسے گر پڑی تھی، اور وہ اپنی اس ضد پر اڑی رہی تاکہ وہ اپنی ہمجولیوں میں نہ صرف منہ دکھا سکے بلکہ ان سب کا منہ توڑ جواب دینے کے اہل بھی ہو جائے۔ یاسر کے سمجھانے کے باوجود کہ حالیہ برسات کے موسم میں ان کے سامنے اس وقت جھگی کی بوسیدہ اور کچی چھت کی جگہ پختہ اور پائیدار چھت کی اشد ضرورت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، یاسمین نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ روٹھ کے رہ گئی۔ ستری ہٹ کے سامنے جب مہاراجا دشرت نے ہار مانی تو بیچارے یاسر کی بساط ہی کیا، اور آخر کار اس نے یاسمین سے وعدہ کر ہی لیا کہ وہ اس کے واسطے سونے کی چین خرید کے لائے گا، اور تب جا کے ان کے بیچ ماحول پھر سے خوشگوار ہونے لگا۔ اگلے چند ایام کے دوران یاسر زبردست بارشوں کے باعث کام پر جا ہی نہیں سکا، اور اس کا سارا وقت یا تو جھگی کے متعدد مقامات پر پھٹے ترپالوں کو پیوند لگانے میں صرف ہوا، یا پھر مٹی کے گھارے سے بنائے کچے چھت کی جگہ جگہ پر مرمت کرنے میں۔ لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود چھت کا ٹپکنا بند نہ ہوا، اور صبح سے شام و شام سے صبح تک وہ اور اس کی بیوی جھگی سے پانی کے نکاس میں لگے رہے۔ جس روز بارش تھم گئی اور موسم ذرا کھل سا گیا، اس دن انہوں نے اطمینان کی سانس لی، اور یاسمین نے دبے الفاظ میں پھر اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس دن یاسر دوپہر کے وقت اپنے ایک ساتھی ارجن کے ساتھ ڈاک خانے سے پیسے نکال کر سنار کی ایک دکان میں گیا، اور وہاں سے ایک باریک مگر دیکھنے میں خوبصورت ڈیزائن کی طلائی چین خرید لی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر یاسمین کی دیرینہ خواہش پوری کر کے اس کے چہرے پر وہ پرانی ہنسی پھر لوٹتے دیکھ لے، مگر اس روز چونکہ جس مکان پر وہ کام کر رہا تھا اس کے اوپر کنکریٹ سلیب ڈالنی ضروری تھی، اس لیے اس سے اس لمحے کا انتظار مزید چند گھنٹے کرنے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ لیکن سورج غروب ہونے کے ایک گھنٹہ بعد اچانک بھونچال کا ایک شدید جھٹکا محسوس ہوا، جس کے بعد دو اور جھٹکے اس سے بھی شدید نوعیت کے رونما ہوئے، اور سب لوگ بھاگے بھاگے گھروں سے باہر دوڑ پڑے، مانو خدا کا ایک قہر سا نازل ہوا تھا۔ یاسر بھی بھاگا بھاگا اپنی گھر کی جانب دوڑنے لگا، لیکن دور سے ہی اس نے اپنی جھگی کے باہر لوگوں کی بھیڑ سی دیکھی، اور جب وہ قریب پہنچا تو اس سے اس کی یاسمین زمین پر لیٹی پڑی ملی، بالکل بے جان اور مردہ، اور اپنی جھگی کی چھت، مٹی، بلیاں، اینٹیں وغیرہ فرش پر سب مل کر اپنی کہانی آپ سنا رہے تھے۔ بیچارہ یاسر باولوں کی مانند ایک اور زمین پر مٹی سے لت پت یاسمین کے زرد چہرے کی طرف اور دوسری اور آس پاس کھڑے لوگوں کے افسردہ چہروں کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتا گیا۔ جب بستی کے بزرگ کبیر چچا نے یاسر کو دلاسا دیتے ہوئے اس سے اس سانحے کے بارے میں جانکاری دی تو وہ اتنا زارو قطار رویا کہ پتھروں کے بھی آنسو پھوٹ پڑے۔ ہائے میری جان یاسمین، تو کہاں چلی گئی مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر؟ تیرے بغیر اب میرا زندہ رہنا ناممکن ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ میں بدنصیب شاید تیرے لائق ہی نہ تھا۔ کیا تیرے لیے میری محبت میں کوئی کمی آئی تھی؟ دیکھ لو، آج ہی میں تیرے واسطے سونے کی یہ چین لایا ہوں، پہن لو یہ اور پوری کر لو اپنی وہ حسرت، پوری کر لو اپنی وہ حسرت۔ اور اسی کے ساتھ اس نے سونے کی زنجیر یاسمین کے گلے میں ڈال دی اور روتے روتے اس کے بے جان جسم سے لپٹ گیا۔ بڑی مشکل سے جب یاسمین کے جسد خاکی کو یاسر کی گرفت سے چھڑایا گیا تو وہ پاگلوں کی طرح
ایک ایک فرد سے مخاطب ہو کر بولا، بیچاری یاسمین نے اپنی زندگی اپنی حسرت کی بینٹ چڑھا دی، اپنی حسرت کی بینٹ چڑھا دی، اپنی حسرت کی بینٹ چڑھا دی۔